दोस्तों, तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास पर। इस पे आधारित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो ध्यान रखिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कोलकाता में स्थापित किया था। ध्यान रखिए दोस्तों, 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में सर्वप्रथम मदरसा की स्थापना की और उसने इसके प्रमुख नाजिर मुल्ला मुजिदुद्दीन को बनाया था। किसे? इसका नाजिम किसे बनाया था? नाजिम मुजिदुद्दीन को, यानी मुल्ला मुजिदुद्दीन को इसका प्रमुख बनाया था। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने मुजिदुद्दीन को जो है इस मदरसे का प्रमुख या नाजिर बनाया था। और ये मदरसा फारसी, अरबी और मुस्लिम कानून इस मदरसे में पढ़ाया जाता था और इसके स्नातक ब्रिटिश राज्य में दुभाषीय के रूप में सहायता करते थे। किस रूप में? दुभाषीय के रूप में सहायता करते थे। दुभाषीय के रूप में यहाँ पे से जो भी डिग्री प्राप्त करता था वो दुभाषीय के रूप में सहायता करते थे। तो आप लोग समझ में आ गया। नेक्स्ट, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो सर विलियम जोन्स दोस्तों जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? तो ये बात ध्यान रखिए, ब्रिटिश सरकार ने प्रारंभ में शिक्षा के विकास में नहीं के बराबर रुचि लिया था। ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा के विकास में क्या किया था? जरा सी भी अपनी रुचि नहीं ली थी। वारेन हेस्टिंग्स ने भारतीय शिक्षा के पुनर्जीवन को प्रोत्साहित किया और 1781 में उसने कलकत्ता में क्या किया था? मदरसे की स्थापना किया था। वारेन हेस्टिंग्स जो है 1781 ईस्वी में कलकत्ता में प्रथम मदरसे की स्थापना की थी, जिसमें फारसी और अरबी का अध्ययन किया जाता था। उसने प्राचीन विद्याओं तथा साहित्य के संरक्षण दिया। वो अरबी और फारसी जानता था। ये ध्यान रखिए, वारेन हेस्टिंग्स क्या था? अरबी और फारसी जानता था। क्या था? अरबी और फारसी का ज्ञाता था वारेन हेस्टिंग्स जो है अरबी और फारसी का ज्ञाता था और बंगला बोल सकता था। क्या था? बंगला बोल सकता था। चार्ल्स विल्किंस ने, किसने? चार्ल्स विल्किंस ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था और चार्ल्स विल्किंस ने गीता के प्रथम अनुवाद की प्रस्तावना लिखी थी। और 1784 में हेस्टिंग्स के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। कब किया गया था? 1784 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के सहयोग से सर विलियम जोन्स ने, कौन? सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। कब? 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, ताकि एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान तथा साहित्य का अध्ययन किया जा सके। 1791 ईस्वी में, ध्यान रखिए दोस्तों, 1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने क्या किया था? जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। कौन सी? संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन के द्वारा 1791 ईस्वी में की गई थी, जिसका उद्देश्य था हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन करना था। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किसे प्रदान की गई थी? तो माइकल मधुसूदन दत्त को पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। दादा भाई नौरोजी 1892 से 95 ईस्वी तक ब्रिटिश संसद के सदस्य रहे। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। कब किया था?
1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी तथा स्वामी विवेकानंद ने 1893 में हुई धर्म संसद में भाग लिया था। यानी 1893 ईस्वी में, ये भी ध्यान रखिए, 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद धर्म संसद में भाग लिया था और 1897 ईस्वी में दोस्तों ध्यान रखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। तो ये सारे बातें ध्यान रखिए जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वह अंग्रेज जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो वह अरे कौन था? चार्ल्स विल्किंस था। कौन? चार्ल्स विल्किंस था जिसने भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वारेन हेस्टिंग्स के काल में चार्ल्स विल्किंस ने भागवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया था, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। यानी भागवत गीता की जो प्रस्तावना था किसने किया था, लिखा था? वारेन हेस्टिंग्स ने लिखा था। वारेन हेस्टिंग्स ने भागवत गीता की जो प्रस्तावना था, जिसका अनुवाद जो है अंग्रेजी में चार्ल्स विल्किंस ने किया था, उसकी प्रस्तावना वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा लिखी गई थी। वारेन हेस्टिंग्स की प्रेरणा से विल्किंस हॉलहेड, कौन? विल्किंस हॉलहेड और विलियम जोन्स हॉलहेड तथा सर विलियम जोन्स इत्यादि विद्वानों ने प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन किया तथा उत्तरकालीन प्राच्य विद्या के अध्ययन के कार्य को बढ़ावा दिया। विल्किंस ने फारसी तथा बांग्ला मुद्रण के लिए ढलाई के अक्षरों का आविष्कार किया। ध्यान रखिए, विल्किंस ने फारसी तथा बांग्ला मुद्रण के लिए ढलाई के अक्षरों का आविष्कार किया। हॉलहेड ने 1718 में, कब? 1718 ईस्वी में हॉलहेड ने, ध्यान रखिए दोस्तों, क्या किया था? संस्कृत व्याकरण प्रकाशित किया था। संस्कृत व्याकरण प्रकाशित किया था। तो ये बातें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो सर विलियम जोन्स ने पहली बार शकुंतला यानी कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी स्थापना किया था। तो सर विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। कहाँ के? कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सर विलियम जोन्स जो है क्या हुए थे? वारेन हेस्टिंग्स के समय जो है न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना उन्होंने किया था। स्वयं इसके सभापति नियुक्त किए गए थे। इस संस्था ने क्या किया था? एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का प्रयत्न किया था। इसी क्रम में उन्होंने 1789 में, कब? 1789 ईस्वी में, ध्यान रखिए दोस्तों, 1789 ईस्वी में सर विलियम जोन्स द्वारा जो है कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम, कौन? अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था एवं इसके 5 संस्करण प्रकाशित किए गए। कितने? 5 संस्करण भी प्रकाशित किए गए थे। तो ये बात आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो चार्टर अधिनियम 1813 में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था? भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया प्रदान किया था। 1813 से पूर्व मिशनरी दल भारत में बहुत सारे आए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने नई शिक्षा प्रणाली लागू करने के लिए प्रयास किए थे, परंतु इनकी सम्मिलित उपलब्धि अत्यंत सीमित थी। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत, कब? 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी ने पहली बार शिक्षा के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व को समझा और प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था इस अधिनियम में की गई थी। नेक्स्ट, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। किस पे? प्राथमिक शिक्षा पर। यानी हंटर कमीशन के समय जो है प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। 1854 के पश्चात, कब? 1854 के पश्चात, ध्यान रखिए दोस्तों, 1854 के पश्चात, जिस समय लॉर्ड डलहौजी का भारत में शासन था, उस समय शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में
क्या किया गया था, डब्ल्यू हंटर के अध्यक्षता में, डब्ल्यू हंटर के अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की गई थी। इसका कार्य विश्वविद्यालयों के कार्यों की समीक्षा करना नहीं था, इसे केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक ही सीमित रहना था। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था। किस पे, प्राथमिक शिक्षा के विकास और सुधार पर विशेष बल दिया गया था। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1906 ईस्वी में। 15 अगस्त 1906 ईस्वी है दोस्तों, 1906 ईस्वी में, 15 अगस्त 1906 ईस्वी में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी। 15 अगस्त 1906 ईस्वी में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905, कब, 8 नवंबर 1905 ईस्वी में, 8 नवंबर 1905 ईस्वी में को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना की गई थी। कौन से, रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना की गई थी। 16 नवंबर 1905, कब, 16 नवंबर 1905 ईस्वी को, ध्यान रखिए दोस्तों, 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पे, कोलकाता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, कौन सी, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद को स्थापित करने का फैसला लिया गया। 15 अगस्त 1906, कब, 15 अगस्त 1906 ईस्वी में, ध्यान रखिए दोस्तों, 15 अगस्त 1906 ईस्वी में किसके, सदगुरुदास बनर्जी, कौन, सदगुरुदास बनर्जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। सदगुरुदास बनर्जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 15 अगस्त 1906 ईस्वी में की गई थी। यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 ईस्वी में की गई थी। किसके अध्यक्षता में की गई थी, तो सदगुरुदास बनर्जी की अध्यक्षता में की गई थी। नेक्स्ट ध्यान रखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैडलर आयोग संबंधित था, किससे था, शिक्षा से संबंधित था। सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं का अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए, कौन से, 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के संभावनाओं की अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग की नियुक्ति की गई थी। किसकी, एक आयोग की नियुक्ति की गई थी। डॉक्टर M.E. सैडलर, जो लॉर्ड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। कहाँ के, लॉर्ड्स विश्वविद्यालय के क्या थे, उपकुलपति थे। इसकी इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस आयोग के सदस्य 2 भारतीय थे, यानी सैडलर आयोग में 2 भारतीय थे। कौन थे, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद, यानी 2 ये भारतीय थे। आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद, ये 2 भारतीय थे जो कि सैडलर आयोग के सदस्य थे। इस आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया था। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। इसने 1904 में, कब, 1904 में, ध्यान रखिए, इसने 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की। और विश्वविद्यालय अधिनियम किसके द्वारा लागू किया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और इसकी कड़ी निंदा की गई। और यह भी बताया कि इससे कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक समन्वय नहीं हो सकता। यद्यपि यह रिपोर्ट केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय के विषय में थी, परंतु यह अन्य विश्वविद्यालयों के विषय में भी सत्य थी। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड मैकाले संबंधित किससे, अंग्रेजी शिक्षा से लॉर्ड मैकाले संबंधित है। ध्यान रखिए दोस्तों, भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए, कौन सा, भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिंक ने, कौन, विलियम बेंटिंक ने क्या किया था, अपनी काउंसिल के विधि सदस्य, अपने काउंसिल के कौन सा सदस्य, विधि सदस्य लॉर्ड
मैकाले को, किसको? लॉर्ड मैकाले को, लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया है। कौन सा? लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया। शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया किसको? लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया। मतलब मैंने क्या किया? अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया। अंग्रेजी भाषा का समर्थन किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने किया था। तो बातें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये शिक्षा से संबंधित था। किससे था? शिक्षा से संबंधित था। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, इसे द थ्योरी ऑफ ए डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन भी कहा गया, शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। इस सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए। किसको? समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए। इस वर्ग से छनकर ही शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुंचेगा। मैकाले का यह मानना था। किसका? ये सिद्धांत मैकाले द्वारा दिया गया था। यानी मैकाले का मानना था कि शिक्षा जो उच्च वर्ग से निचले वर्ग की तरफ छनकर पहुंचेगा। मैकाले का कहना था कि सीमित साधनों के समस्त जनता को शिक्षित करना असंभव है। यानी सीमित साधन से समस्त जनता को शिक्षित करना असंभव है। ये बात जो है लॉर्ड मैकाले का मानना था। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र मिनट से पड़ी। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया है। यानी मैकाले का कमेंट था, यूरोप की एक अच्छी पुस्तक काले की एक अलमारी का एक कच्छ भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में 7 मार्च 1835, कब? 7 मार्च 1835 इसका काल था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का काल था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का काल 1828 से 1835 ईस्वी तक था। तो 7 मार्च 1835 के प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया। 7 मार्च 1835 के प्रस्ताव द्वारा मैकाले के दृष्टिकोण को अपना लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में दोस्तों जो है अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई या शुरू की गई। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेंटिंग 1828 से 1835 ईस्वी तक इसका शासन था। कितना था? 1828 से 1835 ईस्वी तक इसका शासन था। किसका? लॉर्ड विलियम बेंटिंग का। 7 मार्च 1835 ईस्वी को लॉर्ड मैकाले ने प्रस्ताव को स्थगित कर भारत में, कब? 7 मार्च 1835 को क्या किया? लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया। क्या माना? उच्च शिक्षा का, अंग्रेजी की उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया। कब? 7 मार्च 1835 ईस्वी को माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थक का नेतृत्व मुनरो एम हेक्टर, यानी आंग्ल शिक्षा का समर्थक कौन किया था? मुनरो एवं एल्फिंस्टन ने किया था। मुनरो एल्फिंस्टन ने किया था। जबकि एच टी प्रिंसेप क्या किए थे? ये प्राच्य शिक्षा के समर्थक के नेतृत्व करता थे। तो ये बातें आप लोग समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान रखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास और मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1857 ईस्वी में कोलकाता, मद्रास और मुंबई में 1857 में स्थापना हुई थी। भारतीय शिक्षा को मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले, यानी भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई की स्थापना 1857 में की गई थी। ध्यान रखिएगा। किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो डी.के. कर्वे के सतत प्रयत्नों से मुंबई में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। डी.के. कर्वे के प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली, कौन सा? विधवा विवाह निवारक मंडली
विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की थी 1896 ईस्वी में। ध्यान रखिए दोस्तों, 1896 ईस्वी में, 1896 ईस्वी में उन्होंने पूना में, कहाँ पे, पूना में, उन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की। कौन सा, विधवा गृह की स्थापना की, विधवा गृह की स्थापना की। किसने की थी, डी.के. कर्वे ने 1896 ईस्वी में पूना में विधवा गृह की स्थापना की। उन्होंने स्वयं एक ब्राह्मण विधवा से विवाह किया तथा 1958 ईस्वी में 1900, ये बात ध्यान रखिए, 1958 ईस्वी, कब, 1958 ईस्वी में दोस्तों ध्यान रखिए, डी.के. कर्वे को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। यानी डी.के. कर्वे को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, तो 1958 ईस्वी में डी.के. कर्वे को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये बातें आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था, तो बाल गंगाधर तिलक दोस्तों जो है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1880 में, कब, 1880 में, 1880 ईस्वी में, ध्यान रखिए, मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी। कहाँ पे, पुणे में की गई थी, पुणे में की गई थी तथा वर्ष 1884 में, कब, 1884 ईस्वी में, ध्यान रखिए दोस्तों, 1884 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। इस संस्था के संस्थापकों में बी.के. चिपलुंकर, बी.जी. तिलक एवं एम.बी. नामजोशी, यानी चिपलुंकर जोशी, एम.बी. नामजोशी प्रमुख थे और बाल गंगाधर तिलक थे। जस्टिस राणा डे इस सोसाइटी से संबंधित नहीं थे। तो आप लोग समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदू कॉलेज कोलकाता की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। दोस्तों ध्यान रखिए, हिंदू कॉलेज कोलकाता की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। 1817 ईस्वी, कब, 1817 ईस्वी में, ध्यान रखिए दोस्तों, इन्होंने डेविड हेयर, कौन, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से, डफ के साथ मिलकर या सहयोग से कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। एंग्लो यानी मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में ही हुआ था। और दिल्ली कॉलेज की स्थापना ध्यान रखिए दोस्तों 1824 में हुआ था। 1824 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई थी। ये सारी बातें ध्यान रखिए। नेक्स्ट, किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी, तो मदन मोहन मालवीय ने दोस्तों भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल वकालत की थी। भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की थी। मदन मोहन मालवीय अग्रणी राष्ट्रवादी तथा देशभक्त थे। वे आरंभ से एक स्कूल अध्यापक तथा बाद में व्यवसाय के वकील रहे। उन्होंने 1916 ईस्वी में, कब, 1916 ईस्वी में, ध्यान रखिए दोस्तों, 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1919 से 1938 ईस्वी तक ये बनारस विश्वविद्यालय के क्या थे, ये बनारस विश्वविद्यालय के मुख्य सचिव यानी कुलपति रहे। क्या रहे, कुलपति रहे। 1919 से लेकर 1938 तक ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर बने रहे। इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय, मर्यादा तथा किसान नामक पत्रिकाओं का भी संपादन किया था, प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था, तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। लॉर्ड हार्डिंग ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था। उस समय भारत में लॉर्ड हार्डिंग का ही शासन था, वायसराय यहाँ पर था, और उसी के समय जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया था, लेकिन स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। तो ध्यान रखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 4 फरवरी, कब, 4 फरवरी, ध्यान रखिए दोस्तों, 4 फरवरी 1916 ईस्वी को, 4 फरवरी 1916 ईस्वी को लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो है
इसका शिलान्यास किया गया था। और कब किया गया था? बसंत पंचमी के दिन किया गया था। ये बात याद रखिए, कब? बसंत पंचमी के दिन किया गया था। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किसे केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को केंद्रीय विश्वविद्यालय सर्वप्रथम घोषित किया गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। इसकी स्थापना का श्रेय 1916 ईस्वी में 1916 ईस्वी में, ध्यान रखिए दोस्तों, मदन मोहन मालवीय जी को जाता है। यानी मदन मोहन मालवीय जी को जाता है। किसे? मदन मोहन मालवीय जी को इसकी स्थापना का श्रेय जाता है। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।